नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं खबर 100 न्यूज़। ऐसे कई मुद्दे, ऐसे कई बातें हैं जिन पर हम अक्सर बात करते हैं। आज व्यक्ति विशेष में मैं जिस बारे में बात करने वाली हूं वो है विमेन एम्पावरमेंट। जी हाँ, हम महिलाओं के हित की, महिलाओं के अधिकारों की बहुत बात करते हैं और उसके लिए हम लड़ने को भी तैयार हो जाते हैं। लेकिन अब भी हमारे देश में ऐसे कई क्षेत्र हैं जिन क्षेत्रों में अगर महिलाएं उतरकर काम करना चाहती है तो हम उन्हें रोक देते हैं या कहते हैं अरे भाई ये लाइन तुम्हारे लिए नहीं है। जैसे आप मुझे ही देख लीजिए, मैं एक पत्रकार हूँ और मेरा पत्रकार होना कई पुरुषों को नागवार गुजर सकता है। बिल्कुल इसी तरह हमारे देश की राजनीति में सिर्फ चंद महिलाएं हैं जिन्होंने अपने नाम के झंडे गाड़े हैं और जो कुछ करती हैं, तो ऐसे कई पुरुष होंगे जो नहीं चाहते होंगे कि वो अपने करियर में, अपने फील्ड में आगे बढ़ें, लेकिन फिर भी वो डटकर काम कर रही हैं, अपने क्षेत्र के लोगों का विकास भी कर रही हैं। तो आज मेरे साथ एक ऐसी ही महिला नेत्री मौजूद है, वो भी एक ऐसे क्षेत्र से जिसे हम आदिवासी क्षेत्र कह सकते हैं, एक ऐसे क्षेत्र से जिस क्षेत्र में आज तक लड़ाई चल रही है कि वहाँ एक भी रेलवे लाइन नहीं डली है। एक ऐसा ज़िला जो बहुत पिछड़ा हुआ था, जिसे आदिवासी कहा जाता था, उस जिले में लगातार विकास जारी है और विकास के लिए लड़ाई लड़ रही हैं रंजना बघेल। तो आज व्यक्ति विशेष में मेरे साथ हैं रंजना बघेल जी। नमस्ते रंजना जी। नमस्कार। नमस्कार। आप सबसे पहला मेरा यही सवाल है, जैसे मैंने शुरुआत की इस कार्यक्रम की, कि एक महिला के लिए कुछ फील्ड्स तय कर दिए जाते हैं, जैसे आप महिला हैं, हाउसवाइफ बनो, टीचरशिप करो। हाँ। राजनीति कैसे चुना? मैं राजनीति में चुना नहीं, मैं सडनली आई हूँ, इत्तेफाक से आ गई हूँ, क्योंकि मैं एमए फाइनल की स्टूडेंट थी। मुझे एग्ज़ाम देनी थी मार्च में और उसी समय मेरा शिक्षिका के लिए मेरा जॉब में हो गया था। मैंने पूरा प्रोफार्म मेरे हाथ से तैयार किया था, तो मैं टीचर जॉब में हो गई थी। उसके ठीक 7-8 महीने बाद एक डिबेट हुआ था, क्या भारत में ईमानदार तानाशाही की आवश्यकता है। तो उस मैं फर्स्ट आई थी। तो इस बीच और विद्यार्थी परिषद में मैं इंदौर में काम करती थी। शोभा पैटर्नकर उस समय विद्यार्थी परिषद में हुआ करती थी, वो यहाँ कुक्षी में भी आई थी। तो इस तरह मीटिंग वगैरह हुआ करती थी। तो विद्यार्थी परिषद में इंदौर में भी काम किया है मैंने। लेकिन यहाँ एक भारत में एक ईमानदार तानाशाही प्रधानमंत्री की क्या आवश्यकता है, उस डिबेट में मैं प्रथम आई थी, सुसारी में हुई थी। तो यहाँ पे पंडरीनाथ जी के परिवार वाले स्कूटी पे बिठा के संगठन मंत्री जी के पास ले गए थे तात्कालिक। अरविंद मोघे जी और ठाकरे जी थे, भारतीय जनता पार्टी के कर्णधार, जो जिन्होंने कार्यकर्ताओं को गढ़ा है, वो उनको मिलाने के लिए ले गए। और फिर मुझे 19 में सडनली टिकट मिल गया। पूरे परिवार वालों को पूछा गया, क्योंकि यहाँ पे सब यहाँ से वहाँ तक कांग्रेस परिवार से ही थे, लीडरशिप भी कांग्रेस की थे, पूरे हमारे परिवार के लोग भी। तो सभी लोगों में मीटिंग बैठक हुई और उसके बाद मुझे टिकट मिला। सबसे कम उम्र की विधायक बनी, चुनाव भी जीती और 9 महीने बाद मुझे सुंदरलाल पटवा जी ने संसदीय सचिव बनाया। रंजना जी, ये सफ़र जैसा आपने सुनाया कि ये आपके लिए ऑल ऑफ सडन था, आप कभी भी राजनीति में नहीं जाना चाहती थी, लेकिन आप आई। धीरे धीरे जब आपने राजनीति में कदम रखा, धार एक आदिवासी क्षेत्र है, आप ऐसे ही परिवार से बिलोंग करती हैं, एक आदिवासियों को मैं कह सकती हूँ कि आप उन्हें रिफ्लेक्ट करती हैं, कहीं ना कहीं उनके हक की भी लड़ाई लड़ रही हैं लगातार। तो ये कितना कठिन है? वैसे तो मैं संसदीय सचिव के रहते झाबुआ जिले की प्रभारी मंत्री थी। अलीराजपुर जिला भी उस समय क्लूट था। और आदिवासी क्षेत्र में मैं डॉक्टर भंवर सिंह पोर्ते, जो आदिवासी विकास परिषद के अध्यक्ष थे प्रदेश के, और उनकी प्रेरणा सामाजिक दृष्टि से मुझे हमेशा मिलती रही है। और मैं इंदौर संभाग की महिला विंग की आदिवासी विकास परिषद की पदाधिकारी भी थी। और साथ साथ में मैं 8th में पढ़ती थी, तब से सक्रिय थी सामाजिक कार्यक्रमों में। तो मैं समाज के लिए भी और साथ साथ में मैं जनप्रतिनिधि के रूप में सर्वधर्म समभाव की भावनाओं को लेकर के हमेशा विकास के पथ पर चली हूँ। लेकिन मुझे बहुत कठिनाई आई है। सामाजिक कुरीतियाँ,
उसके बाद राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता, लेकिन मैं हमेशा 24 घंटे में लगभग 17-18 घंटे मैंने मेहनत की है। इस क्षेत्र में जो मेन बुनियादी काम है, बिजली, पानी, सड़क, स्कूल्स और अशिक्षा का अभाव था, तो उसमें हमने बहुत ज़्यादा उसको फोकस किया है। आप 2008 में आप महिला बाल विकास हाँ। को हेड कर रही थी, तो उस समय जब आपके हाथ में ये डिपार्टमेंट आया तो फिर आपने सोचा कि ट्राइबल क्षेत्र में जो महिलाएं होती, क्योंकि उनका हाँ। जीवन तो एक सामान्य महिला से काफ़ी मुश्किल होता है, हाँ। उन महिलाओं के उत्थान के लिए आपने क्या कुछ सोचा या आगे क्या कुछ सोच रही हैं? मैं महिला बाल विकास विभाग के रहते हुए मैंने उस विभाग में 4-5 काम बहुत बुनियादी किए हैं। नंबर 1 कि पंजरी मिलता था, उसका पोषण आहार चेंज किया, और एक्सपायरी डेट, कंप्लेन का मोबाइल नंबर, और खिचड़ी, पौष्टिक आहार में खिचड़ी, उसमें मूंग की दाल, और वो तैयार कर किया था और माननीय मुख्यमंत्री जी की भावनाओं के अनुसार किया था। दूसरा, महिला बाल में कोई डीपीसी वगैरह होती नहीं थी, तो जीआरडी से मिल कर के नियम बनवाए थे, क्योंकि वहाँ पे बाबू भी डायरेक्टर बन चुके थे। तीसरा ये है कि मैंने महिला बाल के रहते हुए जब एक स्पंदन नाम का एनजीओ ने कुपोषण को लेके खंडवा में बहुत माहौल खड़ा किया था और विदेशों से फंड लेती थी, तो वहाँ मैंने स्पॉट पर मैं खुद जा कर के देखा, गांव-गांव में गई तो पता चला कि वो पीलिया से या दिल में छेद होने से, वाल खराब होने से, अलग अलग ऐसे बच्चों की डेथ को इकट्ठा करके कुपोषण का नाम दिया जा रहा था। तो इस तरह के मैंने देखा था। फिर पहला बड़ा स्कैम मतलब आपने पकड़ लिया था रंजना जी, जिसमें ये बताया जा रहा था कि कुपोषण है, लेकिन वो कुपोषण नहीं था। कुपोषण तो था लेकिन उतना ज़्यादा नहीं था जितना बताया जा रहा था। जब 2003 में 60% कुपोषण था और उसको हमने काफ़ी 12% कम किया था साल भर के भीतर। लेकिन 2009 में मैंने सबसे पहला शिविर धार में किया था, बहुत सारे डॉक्टरों को बुलाया था, निःशुल्क शिविर किया था, जिसमें दिल में छेद, वाल खराब, कटे फटे होठ, और वो हमने लगभग 3500 बच्चे उज्जैन संभाग, इंदौर संभाग मुक्त किया था। और माननीय मुख्यमंत्री जी को फोल्डर तैयार करके दिया था हमने, फोल्डर तैयार करके, नवजीवन योजना या अटल बाल आरोग्य योजना। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री नवजीवन योजना और अटल बाल आरोग्य योजना कुपोषण के लिए 2 योजना को उन्होंने लागू किया था। और आज पूरे मध्य प्रदेश में कटे फटे होठ, दिल, वाल में छेद 18 साल के बच्चों का निःशुल्क इलाज किया जा रहा है सरकार की तरफ से। वो मेरा ही कॉन्सेप्ट था और मैंने उसको बहुत मन से तैयार करके किया था और बहुत दिल से काम किया था उसमें। रंजना जी, राजनीति एक ऐसी फील्ड है जिसमें कम ही महिलाएं आती है। हाँ। और अगर आती भी हैं तो एक्टिव नहीं रह पाती हैं। ऐसे में आपको दबंग माना जाता है। यहाँ दबंग से मेरा कोई नेगेटिव मतलब नहीं है। एक दबंगाई होती है कि हड़का रहे हैं और एक दबंगाई होती है काम के लिए लड़ना और काम करवा कर ही दम लेना। आपकी एक ऐसी छवि है जिसमें ये माना जाता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उनके सामने आप दबंगाई से बातें रखती हैं कि मेरे क्षेत्र को इस चीज़ की ज़रूरत है, आवश्यकता है, या फिर महिलाओं में, बच्चों में इस तरीके की। तो क्या ये आपके पर्सनल रिलेशनशिप की वजह से, या फिर नहीं, आपने वो जगह जीती है, वहाँ तक पहुँचने के लिए एक सीढ़ी तैयार की होगी, एक मजबूत आधारशिला रखी होगी, खुद काम करके ये साबित किया होगा कि मैंने ये, या फिर सिर्फ एक महिला होने का बेनिफिट मिल गया? नहीं, ऐसा नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी जो भी प्रतिनिधि काम करता उनका सम्मान करते हैं। और दूसरी बात, मुझे कभी दबंगाई से बात रखने की आवश्यकता नहीं पड़ी। मैंने हमेशा हर काम का प्लान बना करके दिया, विजन डॉक्यूमेंट दिया। और विजन डॉक्यूमेंट 230 विधायक में सबसे अच्छा और सुंदर विजन डॉक्यूमेंट दिया था। और ऐसे सिर्फ मनावर के विधायक होने के लिए, मनावर के ही नहीं, पूरे धार जिले का दिया था बिजली का प्लान करके। ये जितने भी तालाब है, जल संवर्धन के तालाब, डैम, उसका सुझाव दिया था। सबसे पहले हमने मान डैम चालू करवाया था, उसके बाद जोबट परियोजना चालू किया था,
उसके बाद ग्रिडों का निर्माण किया, बिजली की व्यवस्था की थी, रोड बनाए, स्कूल्स किए, कई मध्य प्रदेश में स्कूल्स खोले, मेडिकल कॉलेज खोले। पहले कांग्रेस के समय में 4 मेडिकल कॉलेज थे, राइट। लेकिन अभी 10, 12, 14 कॉलेज हो गए हैं। तो ऐसे काफ़ी शिवराज जी के नेतृत्व में, और शिवराज जी ने हर क्षेत्र में किया है, विकास ही विकास किया। आज आपने देखा होगा 1.5 साल के शासन में पढ़ने वाला बच्चा कितना त्राही त्राही हुआ है। और दूसरी बात, पढ़ने वालों को छात्रवृत्ति नहीं मिली है, स्कूल्स मिले हैं, इंग्लिश स्कूल्स हर विकास खंड में चालू किए हैं। तो ऐसे बहुत अच्छे सराहनीय कदम शिवराज जी के नेतृत्व में उठाए हैं। और जहाँ तक काम का है, तो व्यवस्थित तरीके से कोई अगर बात रखी जाती है तो मैं सोचती हूँ शिवराज जी, माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत गंभीरता से लेते हैं। और वो उनके मन की बात रहती है कि वो उनकी भावनाओं के अनुरूप अगर कोई विकास कार्य में कोई प्लान बना करके देता है तो वो मन से करते हैं, दिलचस्पी दिखाते हैं। मतलब कहीं ना कहीं मैं आपसे यही पूछना चाहती हूँ कि महिला होने का कोई एडवांटेज नहीं मिला और कोई डिसएडवांटेज भी नहीं मिला कि एक महिला है, इनकी बात क्या सुनना, या एक नेता है, एक हाँ, ये कैसे, ये तो महिला है, इनको कैसे समझ हो सकती है इन चीज़ों की। मैं अपने आप को मैं महिला ज़रूर हूँ, लेकिन मैं नेतृत्व करती हूँ तो महिला और पुरुष शब्द मेरे लिए मायने नहीं रखता है, क्योंकि मैं जनप्रतिनिधि के रूप में काम करती हूँ और पुरुषार्थ के साथ काम करती हूँ। ये एक बहुत ही अच्छी बात है जो रंजना जी ने कही है। मुझे लगता है ये पूरे जीवन में हमको उतार लेना चाहिए कि जब भी आप काम करते हैं तो काम अच्छा होना चाहिए। आप महिला हैं या पुरुष, ये बात मायने नहीं रखती। रंजना जी, एक और बात के बारे में मैं बात करूंगी। जैसे आगामी समय में चुनाव होने वाले हैं, हाँ। बदनावर में चुनाव है, आपके क्षेत्र में बदनावर में चुनाव है, धार जिले में हाँ। चुनाव है, तो वहाँ पर आपकी क्या भूमिका रहने वाली है? या आपको ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस से कुछ विधायकों के विलय होने के बाद बीजेपी की नेगेटिव छवि बनी है? नहीं, ऐसा नहीं है। आप खुद देखें कि 1.5 साल के शासनकाल में कमलनाथ जी ने जो वचन पत्र किए थे वो पूरे नहीं किए। आपको मैंने पूर्व में छात्रों का उदाहरण भी दिया है, किसान का कर्ज माफ़ नहीं हुआ था, और बेरोजगारों को जैसे 6,000 देने की बात कही थी, वो बेरोजगारों को भत्ता भी नहीं मिला। और दूसरी बात कि इनके शासनकाल में दबंगाई की पॉलिटिक्स हुई और लोग त्रस्त हो गए थे। अतिक्रमण के नाम पर लीगल लोगों को भी बहुत परेशान किया गया। इसी कारण किसानों के हित में और जो जिस तरह मध्य प्रदेश में विकास के काम नहीं हो पा रहे थे, इसीलिए उनके ही विधायक नाराज हुए सिंधिया जी के नेतृत्व में, और भाजपा में विलय हुआ और फिर से उपचुनाव हो रहे हैं। और निश्चित रूप से जितनी भी सीटें हैं मध्य प्रदेश की, लगभग भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में वी डी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष हैं, और शिवराज जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से सरकार बनेगी, स्पष्ट बहुमत आएगा। तो रंजना जी का तो मानना है कि शिवराज जी की ही सरकार बनेगी और स्पष्ट बहुमत आएगा। हम उम्मीद करते हैं कि आप ऐसे ही काम करते रहें। मैं एक आखिरी सवाल है मेरा आपसे, धार जिले के विकास के लिए, जैसे कि आपने पहले भी कहा कि आप सिर्फ अपने क्षेत्र में नहीं सोचती हैं कि ये मेरा विधायक क्षेत्र है या इसलिए विधानसभा क्षेत्र है इसलिए मुझे यहाँ का विकास करना है, आप पूरे जिले के, आप सब जगह के विकास के लिए कार्य करती हैं। तो अब आपका क्या प्लान है, क्योंकि सरकार फिर से अगर शिवराज जी की रहने वाली है, मतलब सत्ता में आपकी पार्टी है, तो कैसे आगे काम होगा? देखिए, मैं तो फिलहाल वर्तमान में विधायक नहीं रही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर, और वर्तमान में अभी मैं अभी फ़िलहाल प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। नई टीम बनी नहीं है, बनने वाली है, लेकिन सीनियर लीडर के नाते में चूँकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और शिवराज सिंह उस सरकार के मुख्यमंत्री हैं, और मैं उनके नेतृत्व में धार जिले में हमेशा बुनियादी कामों को लेकर के मैं चाहूँगी कि यहाँ के लोगों का जो आवश्यक है, जैसे जल है, पानी के जल संवर्धन के काम है, रोड तो मैंने बदनावर में वहाँ के तत्व मंत्री थी उस समय, वहाँ के कार्यकर्ताओं ने दिया था, तो रोड वगैरह के काम किए, गंधवानी में किए हैं। मनावर से कुक्सी हो, कुक्सी से राजगढ़ हो, या मनावर से मांगोद हो, या सुसारी से डही कौड़ा रोड हो,
सभी रोडों के तो लगभग अच्छे खासे रोड माननीय मुख्यमंत्री जी ने NUT में भी दिया है, राज्य सरकार के तरफ से दिए हैं। लेकिन मेरा मुख्य ये रहेगा कि यहाँ स्कूल्स हो, कॉलेजेस हो, मेडिकल कॉलेज हो। एक मैंने KV के कृषि विज्ञान केंद्र बनावर में किया है, क्योंकि फ्यूचर में उसको कृषि कॉलेज खोलने के लिए मैंने प्लान बनाया है, तो उसके लिए किया है। और धार जिले को मैं हमेशा, मेरी प्राथमिकता रहती है, साथ साथ में इंदौर संभाग के आदिवासी ज़िले हैं वहाँ तो रहती है, लेकिन धार जिले को भी मैं स्पेशली फोकस करती हूँ कि यहाँ का हर बच्चा पढ़े, आगे बढ़े। और है भी, आगे बढ़े भी है। यहाँ क्लास 1 क्लास 2 अधिकारी यहाँ के लड़के होनहार और बड़े अच्छे लड़के हैं जो आगे भी बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं पढ़ाई में। क्षेत्र का विकास तो लगातार जारी है, आपकी कोशिशें भी जारी है और हम उम्मीद करते हैं कि ये लगातार ऐसे ही बढ़ता जाए, प्रगति होती जाए, धार जिले की ही नहीं समूचे मध्य प्रदेश की। जैसे एक समय हम बीमारू राज्य कहलाते थे, लेकिन अब हम प्रगतिशील राज्य हैं अगर मध्य प्रदेश की बात करें। बहरहाल एक चीज़ और पूछना चाहूँगी, क्योंकि आप महिलाएं हैं तो ये सवाल तो बनता है, राजनीति और परिवार तालमेल कैसे बैठता है? राजनीति और परिवार दोनों में एडजस्ट करके चलती, बच्चों को भी समय देती हूँ। जितना सक्रिय राजनीति में बाहर रहती हूँ उतना ही मैं घर पे आकर के बच्चों को रहती हूँ। बच्चों की समय समय पर जो मीटिंगें वगैरह स्कूल्स में होती है, मैं बाकायदा कार्यक्रम अटेंड करती हूँ। और घर में भी हस्बैंड को कभी आवश्यकता होती है कि आज मैं जल्दी आ जाऊँ, मैं उनकी भाषा समझ जाती हूँ तो मैं जल्दी आ जाती हूँ और कोशिश करती हूँ कि वेज अवेलेबल हो सके। हाँ, खाना भी बनाती हूँ, मक्का की रोटी, ज्वार की रोटी, हर तरह का खाना मुझे बनाते आता है, इसलिए पूरा एडजस्ट करके चलती हूँ। और जहाँ तक राजनीति में अगर आपको आगे बढ़ना है तो नम्रता, संवेदनशीलता और नीचे तक का कार्यकर्ता, मैं सीधे बात करती हूँ, डायरेक्ट बात, वही ज़रूरी भी, कार्यकर्ता भी और जनता भी मुझसे सीधे जुड़े हुए हैं। और सीधे सीधे कोई भी कार्यक्रम होता है तो मुझे फ़ोन लगा के कहते हैं, तो मैं फ़ोन के दूरभाष के माध्यम से मैं पिछले 15 साल नहीं 90 से ऐसे ही काम कर रही हूँ। फ़ोन पर ही मुझे कई कार्यकर्ता मेरी नॉलेज में डालते हैं, विकास के काम हो। एक लड़की तो चलते चलते, एक पाडला की लड़की कहा थे, 4 लड़कियाँ जा रही थी और मैं गाड़ी से जा रही थी, पहाड़ी इलाका है, और उनका दीदी यहाँ पे हाई स्कूल हो जाए तो बहुत अच्छा। उन 4 बेटियों के रास्ते पर चलती हुई बेटियों ने मुझे कहा गाड़ी रोककर, और मैंने उनको हाई स्कूल दे दिया। तो मैं ऐसे भी काम करती हूँ। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि नेता तो ऐसे ही होने चाहिए जिनसे मिला जा सके, क्योंकि आज के जो नेता हैं, जो नए ज़माने के नेता हैं, उनको तो फ़ोन लगाना पड़ता है, उनके पर्सनल असिस्टेंट से बार बार टाइम लेना होता है, वो अलाउ करते हैं तो ही उनसे आम जनता मिल पाती है। लेकिन आपके तरह अगर सभी नेता आसानी से लोगों के लिए अवेलेबल रहेंगे तो शायद समस्याएं भी जल्दी ही खत्म होंगी। आपने खाने की बात की, आपने कहा आप सभी तरीके का खाना बनाती हैं, तो एक पर्सनल क्वेश्चन है कि जब रंजना जी खाना बनाती हैं तो रंजना जी के घर में सबको खाने में क्या ज़्यादा मज़ा आता है और आपको क्या पकाने में ज़्यादा मज़ा आता है? मक्का की रोटी, खिचड़ी, उड़द की दाल, मुझे ये पकाने में मज़ा आता है। और आपको खाने में क्या मज़ा आता है? खाने में यही खिचड़ी और मक्का की रोटी, उड़द की दाल। और वेज में तो कोई भी ग्रीन वेज में ऐसा कुछ नहीं है कि ये वाला, ये सभी पसंद है मुझे। तो जितनी सिंपल रंजना जी दिखती हैं उतनी ही सिंपल उनकी पसंद भी है। जैसे कि अभी आपसे उन्होंने खुद ही कहा कि उन्हें मक्के की रोटी खाना पसंद है, उनको उड़द की दाल खाना पसंद है और किसी भी तरह की सब्जियां, मतलब कोई नखरे नहीं है रंजना जी के। रंजना जी, आखिरी में मैं सिर्फ इतना चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को कोई एक मैसेज दें। ऐसे भी कुछ लोग होंगे जो राजनीति में जुड़ना चाहते हैं, लोगों को ऐसा लगता है, कुछ लाइंस ऐसी हैं, मतलब कुछ करियर ऐसे हैं जो लोगों को लगता है बहुत क्रीमी करियर हैं। तो मैं ये चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को ये बताएं कि ये क्रीमी करियर नहीं है, ये लोगों की सेवा करने की का एक क्षेत्र है जिसे क्रीमी बना दिया गया है। एक्चुअल में क्या है, राजनीति हमेशा राजनीति को राजनीतिक दृष्टि से काम नहीं करना चाहिए, राजनीति को सेवा का माध्यम अपनाना चाहिए। और मैंने हमेशा नम्रता से काम किया, लेकिन मैं जिस क्षेत्र में काम करती हूँ वहाँ मुझे कभी कभी दबंगाई वाला नेचर नहीं हो तो मैं वहाँ चल ही नहीं पाती हूँ, क्योंकि मैं चूँकि महिला हूँ और कुछ क्षेत्र में ऐसी चुनौतियाँ होती है, तो उस चुनौतियों भरे क्षेत्र में काम करने के लिए दबंगाई होना बहुत ज़रूरी होता है।
और दबंगाई के साथ काम, मैंने आपको पहले भी कहा कि मैं पुरुषार्थ के साथ काम करती हूँ, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में मैं हमेशा संगठन की गाइडलाइन के अनुसार और संगठन के नीचे के ज़मीन के कार्यकर्ताओं से सीधे जुड़ी हुई हूँ और जनता से भी सीधे जुड़ी, ये मेरे नेचर में है। और मैं नम्रता से काम करती हूँ, मैं सहज भाव से काम करती हूँ। लेकिन लोग मुझे हमेशा तमाचे वाली बाई कहते हैं, तो कोई क्या बाई कहते हैं, लेकिन मैं उतना खराब नहीं। मैंने आपसे इसीलिए कहा था कि जब महिलाएं काम करती है किसी भी फील्ड में उतरकर, जब महिलाएं काम करती है तो ऐसे कई पुरुष होते हैं जिनको वो अच्छा नहीं लगता कि वो काम करती है। तो क्या आपने ये देखा बहुत होगा मुश्किल होता है? कि कई बार जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा कई बार मेरी नेगेटिविटी बहुत आई है, लेकिन मैं उसकी चिंता नहीं करती। जो नहीं किया वही, जब केस लगा था, रिट पिटीशन लगी थी, तो गवाह कुछ बोलता था और लिखा कुछ जाता था और बताया कुछ जाता था, लेकिन मैं इन सब चीज़ों को इग्नोर करती हूँ, क्योंकि कभी न कभी सच्चाई बाहर आती है, दूध का दूध और पानी का पानी हो ही जाता है। तो इसलिए मैं इन अनावश्यक बातों में नहीं पड़ती हूँ। काम ही लक्ष्य है, पार्टी को चरैवती की तरह बढ़ाने का मेरा लक्ष्य है। और ठाकरे जी मुझे लाए थे, ठाकरे जी, मोगे जी, और ठाकरे जी भी मेरी बहुत चिंता करते थे, क्योंकि वो देश के सबसे बड़े राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और हमारे धार जिले के थे, तो वो बहुत कार्यकर्ताओं को गढ़ने का काम करते थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि आदिवासी क्षेत्र से उस समय जब मैं 1990 में आई थी, तब आदिवासी क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की बहुत चिंता करती थी, तो कार्यकर्ताओं को निकालते थे, क्योंकि उस क्षेत्र में काम करने वाले भी थे। नहीं थे और कोई काम कर भी नहीं पाता था। वहाँ काम करना शायद बहुत मुश्किल होता था। यहाँ पे मैंने कुक्षी में, गंधवानी में, आप देखें तो मनावर में, जमीनी कार्यकर्ता, ट्राइबल क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को खड़े करने में मैं बहुत मेहनत की है, भूमिका निभाई, ऐसा कह सकते हैं। रंजना जी, पहले की राजनीति और अब की राजनीति तो बहुत बदल चुकी है। अब के नेताओं और पुराने नेताओं में बहुत अंतर है। उस समय पटवा जी, ठाकरे जी बहुत ध्यान, हम लोग 7 MLA थे महिलाएं, लेकिन मीटिंग होती थी तो बराबर ध्यान रखा जाता था कि इनको कौन छोड़ने जाएगा, कौन लेके आएगा। तो इस तरह पार्टी के मूल्य, शिष्टाचार के अनुसार चलती थी और आज भी चलती है। आज भी दूसरी अन्य पार्टियों से भारतीय जनता पार्टी है जो संगठन के आधार पर, दूसरी पार्टी और भाजपा में ज़मीन और आसमान का फर्क है। ये राष्ट्रीय विचारधारा को लेके चलने वाली पार्टी है और व्यक्तिगत के आधार पर नहीं चलती भारतीय जनता पार्टी। तो रंजना जी का कहना है कि अगर राजनीति में काम करना है तो राजनीति को सेवा समझकर काम करना होगा। अगर आप ये मानकर चल रहे हैं कि ये एक क्रीमी लेयर है, जिसका ये एक आइसक्रीम है जिसकी क्रीम आप खाएंगे और बस खुश हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है। बहरहाल मेरे साथ रंजना बघेल बनी हुई थी, मैं उनसे बात कर रही थी। लगातार उनसे बात करते करते मैंने कुछ बहुत अच्छी चीज़ें सीखी है। सीखने के लिए और भी बहुत कुछ है, लेकिन समय हमें इजाज़त नहीं देता। बार बार लगातार बने रहेंगे रंजना बघेल जी के साथ। उनके बारे में कई ऐसी जानकारियाँ हैं जो अब तक मैंने आपके साथ शेयर नहीं की, क्योंकि अगर बात पूरी हो जाएगी तो अगली बार बात होने का शायद बहाना खत्म हो जाएगा। इसलिए जुड़े रहेंगे, देखते रहिए खबर 100 न्यूज़। खबरों के लिए हमारा सिलसिला लगातार जारी है।